ब्राजील बैंक रॉबरी एक शापित चोरी, जिसके बाद चोर एक एक करके गायब होते चले गए। क्यों ये चोरी बाकी सबसे अलग थी? किस शहर में, किस बैंक में और क्यों ये चोरी इतनी परफेक्ट दिखती थी कि पुलिस भी पहले दिन कंफ्यूज हो गई? चोर कौन थे और कैसे मिले थे? गैंग के हर मेंबर का डार्क अतीत, कैसे टीम बनी और कैसे उन्होंने एक आखिरी चोरी का प्लान बनाया? चोरी से पहले की अजीब घटनाएं, रात में अजीब आवाजें, एक पुरानी दीवार पर बना रहस्यमयी निशान या एक लोकल दंतकथा जिसे सब मजाक समझते थे। द परफेक्ट ब्रेक इन, बैंक में घुसने का सिनेमैटिक सीन, टनल्स, ड्रोन, मास्क या एन साइड मदद, एक हॉलीवुड लेवल एंट्री सीन। द मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, बैंक के अंदर मिला शापित सामान। चोरी तो पैसे या बैंक लॉकर की थी, लेकिन चोरों को हाथ लगा एक पुराना लकड़ी का बक्सा, पत्थर की मूर्ति या फिर एक नोटबुक। यहीं से कहानी का ट्विस्ट। गैंग मेंबर नंबर 1 का गायब होना एकदम अचानक, बिना सीसीटीवी, बिना मोबाइल सिग्नल। सिर्फ एक अजीब निशान बचा। बाकी चोरों का एक एक करके गुम होना, हर गायब होने में एक पैटर्न, एक सिंबल या एक वक्त, जिससे पुलिस और गैंग दोनों डर गए। अब शुरू करते हैं क्यों ये चोरी बाकी सबसे अलग थी। ब्राजील के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा शहर है, इटाईपासा। बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर एक ऐसी बेचैनी जो रात होते ही हवा में घुल जाती है। यह शहर 2 चीजों के लिए बदनाम था। 1, उसकी गरीबी। 2, उसके पुराने किस्से जो लोग आज भी धीमी आवाज में सुनाते थे। किसी जमाने में यह इलाका सोने की खानों से भरा रहता था और खदानों के भीतर लोग कहते हैं कि मजदूरों की चीखें अभी भी गूंजती हैं। शायद उसी इतिहास ने इस शहर को हमेशा रहस्यमय बनाए रखा। शहर के बीचों बीच एक पुराना बैंक था, बांको डे इटापासा। बाहर से देखो तो लगता था जैसे कोई सरकारी इमारत जो बस गिरने का इंतजार कर रही हो। दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और लकड़ी के दरवाजे पर 50 साल पुराने ताले लगे थे। किसी को नहीं लगता था कि यह बैंक चोरी के लायक भी है। लेकिन इस बैंक का असली राज दीवारों में नहीं, बल्कि उसके तहखाने में छिपा था। ज्यादातर लोग यही जानते थे कि बैंक में एक पुराना लॉकर रूम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। बैंक की सबसे नीचे वाली मंजिल, जहां कोई नहीं जाता था, वहां एक कमरा था जो 1970 के बाद कभी खोला नहीं गया। इसे सलामोर्ता डेड रूम कहते थे। अफवाह थी कि उस साल बैंक में इतनी बड़ी रहस्यमयी घटना हुई थी कि सरकार ने पूरा कमरा बंद कर दिया और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। यह कमरा सिर्फ एजेंसी के 3 लोगों को पता था, बाकी को मानो उसके अस्तित्व पर ही शक था। लेकिन शहर में रहने वाले लोग एक और कहानी बताते थे कि इस कमरे में सिर्फ पैसा नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। किसी पुराने पुजारी ने मरने से पहले कहा था, जो चीजें अनदेखी हैं वो अनदेखी ही रहें तो बेहतर है। यह गैंग 5 लोगों का था, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर दिमाग डिएगो सैंटोस था। डिएगो कोई मामूली चोर नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चुप्पा गुस्सा था, जो शायद गरीबी, मजबूरी और दुनिया की बेरहमी ने पैदा किया था। उसने अपनी बचपन की जिंदगी बैंकों की कतारों में गुजारी, अपनी मां को घंटों लाइन में खड़ा देखकर। उसे हर बार वही सोच परेशान करती थी, इस बैंक में इतना पैसा है, पर हम जैसे लोगों के हिस्से में सिर्फ इंतजार क्यों आता है? यही सोच धीरे धीरे जिद बन गई। डिएगो को एक दिन एक पुरानी डॉक्यूमेंट फाइल मिली, जिसमें 1970 की उस घटना का जिक्र था, द इटापासा सील्ड रूम इंसिडेंट। फाइल में कमरे का ब्लूप्रिंट था और एक अजीब सा वार्निंग, अगर ये कमरा दोबारा खुला तो शहर फिर कभी शांत नहीं रहेगा। डिएगो ने इसे डर नहीं बल्कि चुनौती समझा। उसे लगा कि सरकार बस कोई कीमती चीज छिपा रही है। पैसा हो सकता है, सोना हो सकता है, बांड हो सकते हैं, लेकिन असल में क्या था ये तो वह भी नहीं जानता था। फिर उसने अपनी टीम बनाई, 4 लोग जिनके दिलों में उम्मीद कम
और दर्द ज्यादा था। रूबेन, जिसने नौकरी खोई थी और घर चलाने में असमर्थ था। मारिया, एक सिंगल मदर जिसे अपने बेटे का इलाज कराना था। टोरेस, एक मैकेनिक जिसकी उंगलियां मशीनों की बजाय किस्मत से लड़ते लड़ते टूटी थीं। और एडुआर्डो, जिसे जिंदगी ने बस धोखे ही दिए थे। ये टीम पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए चोरी कर रही थी। उनके पास इस बार प्लान भी ऐसा था जो ब्राजील की किसी चोरी में पहले नहीं हुआ था, बैंक के बंद तहखाने तक पहुंचने का। उनके लिए यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये जैसे मौका था अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ने का। लेकिन इस प्लान में एक ऐसी चीज थी जो हर चोरी को अलग बनाती है, डर। उनके पास इस बार प्लान भी ऐसा था जो ब्राजील की किसी चोरी में पहले नहीं हुआ था, बैंक के बंद तहखाने तक पहुंचने का। उनके लिए यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह जैसे मौका था अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ने का। लेकिन इस प्लान में एक ऐसी चीज थी जो हर चोरी को अलग बनाती है, डर। डिएगो ने टीम को खुलकर नहीं बताया था कि इस कमरे पर किस्सा भी है, सिर्फ ब्लूप्रिंट और गार्ड पैटर्न बताया। उसे लगता था कि अगर वह सच बता देगा तो टीम भाग जाएगी, लेकिन डिएगो खुद भी अंदर से डर रहा था। उसके सपनों में पिछले कुछ दिनों से वही कमरा बार बार दिख रहा था, बंद दरवाजा, अंधेरा और कोई अनजान परछाई। शहर में उस रात एक अजीब सी हवा चल रही थी। सड़कों पर कुत्ते भी यूं चुप थे जैसे उन्हें कुछ पता हो। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी तूफान का इंतजार हो। शहर की पुरानी चर्च की घंटी भी अचानक बज उठी, जबकि हवा इतनी धीमी थी कि पत्ते भी मुश्किल से हिल रहे थे। मारिया ने जाते हुए अपने बेटे को जगाया और माथा चूमा, लेकिन उसे लगा कि आज उसका स्पर्श कुछ अलग था, जैसे आखिरी बार हो। चोरी शुरू होने वाली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चोरी एक सामान्य हीस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे श्राप की शुरुआत थी जिसे दशकों से बंद रखा गया था। गैंग सोच रही थी कि वे बैंक को लूटने जा रहे हैं, लेकिन असल में वे एक ऐसे कमरे का दरवाजा खोलने जा रहे थे जिसे ब्राजील की सरकार ने 50 साल से इसीलिए बंद रखा था, क्योंकि एक बार जो भी उस कमरे में गया था वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। डिएगो की टीम बस यही सोच रही थी कि आज की रात उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी, पर उन्हें क्या पता था, कमाई तो मिलेगी लेकिन इसकी कीमत वे देंगे, अपनी जान से भी ज्यादा खतरनाक चीज से। वे सभी अंदर जा रहे थे, लेकिन कोई भी वापसी के लिए नहीं जा रहा था। यह थी वजह कि यह चोरी बाकी सारी चोरियों से अलग थी, क्योंकि इस बार गैंग पैसे नहीं बल्कि एक सील्ड श्राप को छूने जा रही थी, और श्राप कभी माफ नहीं करता। ब्राजील का शहर इटाईपासा ऊपर से शांत पर अंदर से टूटे लोगों का शहर था। यही शहर एक ऐसी टीम की कहानी छुपाए बैठा था। 5 लोग जो दुनिया की नजर में चोर थे, लेकिन असल में वो लोग थे जिन्हें जिंदगी ने बार बार गिराया, हर बार धकेला और आखिर में अपराध की तरफ धकेल दिया। यह गैंग यूं ही नहीं बना था। हर सदस्य का एक ऐसा काला सच था जिसने उन्हें बाकी दुनिया से काट दिया था और एक दूसरे की तरफ खींच लिया था। ब्राजील का शहर इटाईपासा ऊपर से शांत पर अंदर से टूटे लोगों का शहर था। यही शहर एक ऐसी टीम की कहानी छुपाए बैठा था। 5 लोग जो दुनिया की नजर में चोर थे, लेकिन असल में वो लोग थे जिन्हें जिंदगी ने बार बार गिराया, हर बार धकेला और आखिर में अपराध की तरफ धकेल दिया। यह गैंग यूं ही नहीं बना था। हर सदस्य का एक ऐसा काला सच था जिसने उन्हें बाकी दुनिया से काट दिया था और एक दूसरे की तरफ खींच लिया था। डिएगो सैंटोस, द माइंड। डिएगो गैंग का दिमाग था, शांत, सीरियस और हमेशा 3 कदम आगे सोचने वाला। बचपन में उसने इतने थप्पड़ नहीं खाए होंगे जितनी बार उसने गरीबी को अपने घर की दीवारों से टपकते देखा था। उसके पिता शराबी थे, मां अस्पताल की कतारों में जिंदगी खपाती रही, और डिएगो को बचपन से दुनिया ने यह सिखाया कि गरीबों को उम्मीद की इजाजत नहीं होती। डिएगो ने पहली बार चोरी तब की जब उसकी मां को दवाई चाहिए थी।
और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने एक दवा दुकान से 2 स्ट्रिप्स उठाई और यही वो क्षण था। वह अपराध नहीं, मजबूरी थी। लेकिन वही एक कदम उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से वापसी कम और अंधेरा ज्यादा था। डिएगो ने सालों में छोटे मोटे काम किए, गलत लोगों से डील की, पुलिस से बचा और देखते ही देखते वह अपराध की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गया। लेकिन उसके अंदर अब भी एक बात जिंदा थी। एक दिन ऐसा काम करूंगा कि मेरी मां कभी लाइन में खड़ी ना हो। यही सोच उसे उस सील्ड रूम की फाइल तक ले गई और वहीं से बाकी 4 की कहानी उसकी कहानी से जुड़ गई। मारिया कास्त्रो, द हार्ट। मारिया सबसे अलग थी। उसकी दुनिया सिर्फ एक आदमी पर टिकी थी, उसके 7 साल के बेटे निकोलस पर। उसके पति ने उसे प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ दिया था और मारिया ने 2 नौकरियां करते करते अपनी जिंदगी खपा दी। फिर एक दिन उसके बेटे को दिल की बीमारी का पता चला, जिसका इलाज इतना महंगा था कि मारिया की आंखों से आंसू ही नहीं, उम्मीद भी गिर गई। उसी वक्त मारिया ने डिएगो से मुलाकात की। मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, अगर चोरी करनी पड़े तो करूंगी। टीम उसे हार्ट कहती थी क्योंकि वह सबके दर्द को समझ सकती थी। रूबेन ड्वार्टे, द मसल। रूबेन पहले एक सुरक्षा गार्ड था। उसके कंधे चौड़े थे, शरीर मजबूत, लेकिन अंदर से वह एक पिता था जो 2 बेटियों को पढ़ाना चाहता था। एक रात बैंक लूट के दौरान उसने एक लुटेरे को रोकने की कोशिश की और बदले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस रात उसने महसूस किया कि ईमानदारी सिर्फ अमीरों के लिए होती है। रूबेन ने कई महीनों तक काम की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे मना मिला। आखिर में उसने शराब पकड़ ली, लेकिन अपनी छोटी बेटियों को देखकर हर शाम उसकी आंखें भर आती थीं। तब डिएगो ने उसे कहा, एक आखिरी काम, पैसे इतने की जिंदगी बदल जाएगी। रूबेन ने हामी भर दी। उसे अपनी पावर पर भरोसा था, लेकिन किस्मत पर नहीं। टोरेस मिगुएल, द मैकेनिक। टोरेस का रिश्ता मशीनों से था, लोगों से नहीं। वह पहले ऑटो गैराज में काम करता था, लेकिन एक हादसे में उसके छोटे भाई की मौत हो गई। वह एक्सीडेंट एक अमीर फैमिली की कार से हुआ और पैसा और पावर के चलते केस दबा दिया गया। टोरेस का गुस्सा तब से दुनिया पर था, खासकर उस सिस्टम पर जो गरीबों के दर्द को फाइल क्लोज कहकर खारिज कर देता है। उसकी उंगलियां मशीनों को छूकर जान लेती थीं कि क्या गलत है, और यही स्किल डिएगो को चाहिए थी। ताले, अलार्म सिस्टम, लॉकिंग मैकेनिज्म। टोरेस के लिए यह बच्चों का खेल था। उसे पैसे से ज्यादा चाहिए थे, किसी बड़ी चीज को चुनौती देना। एडुआर्डो सिल्वा, द घोस्ट। एडुआर्डो हमेशा चुप रहता था। वह न हंसता था, न बोलता था, बस अपने आसपास की हर चीज को देखता रहता था। उसे घोस्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह ऐसे गायब हो जाता था जैसे हवा में घुल गया हो। वह सरकार के लिए अस्थायी डेटा कलेक्टर था, लेकिन सिस्टम ने उसे कई ऐसे ऑपरेशन करवाए जिनमें निर्दोष लोग मारे गए। गलती उसकी नहीं थी, लेकिन गिल्ट उसका अपना था। एडुआर्डो ने चोरी को पैसा नहीं, प्रायश्चित माना। उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा होता था, किस बात से कोई नहीं जानता था। टीम कैसे बनी? एक पुराने वेयरहाउस में, टपकती छत के नीचे। जब 5 पहली बार मिले तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन खुदा की कसम, उन 5 की आंखों में एक चीज बिल्कुल एक जैसी थी, हार। दुनिया से हारे हुए लोग बहुत जल्दी एक दूसरे को समझ लेते हैं, और दिल के अंदर जितना दर्द हो उतनी तेजी से इंसान गलत काम की तरफ खींचता है। डिएगो ने टेबल पर फाइल रखी, 1970 का बैंक का सील्ड कमरा। उसने कहा, यह काम खतरनाक है, लेकिन अगर यह हो गया तो हम में से कोई भी फिर कभी गरीब नहीं रहेगा। अगर यह काम मेरे बेटे की जान बचा सकता है तो मैं हूं। मेरी बेटियों को पढ़ाना है, मैं भी हूं। ये ताले, ये सिस्टम बच्चा भी खोल ले, कुछ पाप मिटाने ही पड़ते हैं। और उसी रात टीम बन गई। किस्मत के धक्कों ने 5 अजनबियों को एक साथ खड़ा कर दिया था। एक आखिरी चोरी, लेकिन क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक ऐसी सीमा होती है जहां वो टूट जाता है।
और ये पांचों अपनी अपनी जंग हार चुके थे। जीवन ने सिर्फ उनसे लिया था और अब वो जीवन से वापस लेना चाहते थे। ये काम हमारी मुक्ति है, हमारा आखिरी मौका। किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी मौका सच में उनका आखिरी होने वाला था, क्योंकि जिस चोरी को वे सबसे बड़ी कमाई समझ रहे थे वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप साबित होने वाला था। चोरी से पहले खतरा दिखाई नहीं देता, वह बस अपने आने की आहट देता है, धीमे, ठंडे और रूह तक चीर देने वाले तरीके से। इटाईपासा का शहर वैसे तो दिन में जीवित लगता था, लोग, दुकानें, शोर, टूटी सड़कों पर भागती मोटरसाइकिलें, लेकिन रात होते ही मानो शहर की धड़कन धीमी पड़ जाती थी। हवा में एक ऐसी खामोशी फैल जाती थी जो सिर्फ डर ही नहीं, किसी अनकहे रहस्य को भी साथ लिए चलती थी। और उसी माहौल में डिएगो और उसकी टीम चोरी की तैयारी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसी चीजें होने लगी जिनका कोई मतलब नहीं बनता था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कोई भी इन चीजों को समझ नहीं पा रहा था। सबसे पहले आवाजें शुरू हुईं। रात के करीब 2 बजे जब डिएगो ब्लूप्रिंट पर अंतिम निशान बना रहा था, तभी उसके घर की दीवारों में हल्की सी ठक 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 की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन यह आवाज लगातार एक ही रिदम में आ रही थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से थपथपा रहा हो। डिएगो ने दीवार के पास जाकर सुना। आवाज अचानक बंद हो गई और उस शांति में उसे अपनी ही धड़कन सबसे तेज सुनाई दे रही थी। उसने खुद को झिड़क दिया, बहुत काम कर रहा हूं, दिमाग थक गया है। लेकिन दिल में कहीं एक बेचैनी चुभ गई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ देख रही हो। अगले दिन मारिया को भी कुछ अजीब लगा। वह अपने बेटे निकोलस को सुलाकर वापस कमरे में गई तो देखा कि खिड़की खुली थी। हवा बहुत तेज थी और पर्दों को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कमरे में किसी अदृश्य इंसान का आगमन हुआ हो। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन तब उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां धूल में अजीब सा निशान बना था, गोल, और उसके अंदर 3 मुड़े हुए तीर जैसे आकृतियां। ऐसा निशान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि शायद हवा से बना होगा, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद वह चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, कुछ और भी है जिसकी आहट मिल रही है। रूबेन के साथ जो हुआ उसने पूरी टीम को हिला दिया। वह अपनी बेटियों को सुलाने के बाद नीचे पानी लेने आया। जैसे ही उसने फ्रिज बंद किया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में एक गंध थी, गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की, जैसे कोई बेसमेंट या कब्र जैसा। वह वापस कमरे में गया, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। रूबेन उछलकर खड़ा हो गया। पसीना इतना आ गया कि शर्ट भीग गई। उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर उसकी बेटियों के कमरे में जलाई गई रात की लाइट खुद ही बुझ चुकी थी। वह कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप बैठा रहा। पहली बार इतने सालों में उसके जैसे मजबूत आदमी की रीढ़ में डर उतर आया। टोरेस को डर इतना पसंद नहीं था। वह हर चीज को विज्ञान से समझने की कोशिश करता था, लेकिन उस रात उसके गैराज में जो हुआ उसे भी चुप करा गया। वह बैंक के पुराने लॉक सिस्टम की कॉपी बना रहा था कि अचानक उसकी सभी टूल मशीनें एक साथ आवाज करने लगीं, जैसे किसी ने एक साथ सारी मशीनें ऑन कर दी हों। ड्रिल घूम रही थी, कट्टर कंपन कर रहे थे, धातु की कड़क आवाजें चारों तरफ फैल गईं। टोरेस ने बिजली का स्विच ऑफ कर दिया, पर आवाजें फिर भी जारी रहीं। मशीनें ऐसे चलती रहीं जैसे किसी अदृश्य हाथ में जान आ गई हो। जब उसने डर के मारे भट्टी खोलकर देखा, वहां धुएं में वही निशान उभरा था जो मारिया के कमरे में मिला था। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। एडुआर्डो का मामला सबसे डरावना था। उसके अंदर ही हमेशा से एक डर रहता था, लेकिन उस रात उसे जो सुनाई दिया, उसने मानो उसकी आत्मा निकाल दी। वह अपने कमरे में बैठे पुराने रिकॉर्ड निकाल रहा था, वो रिकॉर्ड जिसमें सरकार के सीक्रेट मिशन की फाइलें थीं। जब उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, धीमी लेकिन स्पष्ट।
उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और करीब। एडुआर्डो दीवार से चिपक गया। उसका दिल पत्थर की तरह धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई, कमरे की हर चीज जांची, कुछ नहीं मिला। लेकिन टॉर्च बंद करते ही उसने देखा कि उसके शीशे पर किसी ने उंगली से 3 लकीरें खींची थीं, उसी रहस्यमयी सिंबल का हिस्सा जिसे बाकी लोग देख चुके थे। एडुआर्डो ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वही रात थी जब उसने फैसला कर लिया कि यह चोरी सिर्फ पैसा नहीं है। धीरे धीरे टीम को पता चलने लगा कि ये अजीब घटनाएं किसी एक के साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रही थीं। और ये सब तब शुरू हुआ जब डिएगो ने पहली बार वह सील्ड फाइल खोली थी, द इटापासा सील्ड रूम इंसिडेंट 1970। उस फाइल पर जो निशान बना था, वही निशान उनकी दीवारों, फर्श, शीशे और यहां तक कि धुएं पर भी दिख रहा था। और फिर आया वह किस्सा। शहर के पुराने पुजारी ने कभी कहा था, बांको डे इटापासा के तहखाने में कोई चीज बंद नहीं है, उसे कैद किया गया है। पुरानी दंत कथा कहती थी कि 1970 में जब बैंक में आग लगी थी, तब बचाव दल को तहखाने में 4 लाशें मिली थीं। सभी के चेहरे डर से भरे हुए, आंखें खुली और दीवारों पर उसी चिन्ह के निशान। कहते हैं कि उस रात कोई चीख नहीं सुनी गई थी, पर दीवारों पर खरोचें आज तक साफ दिखती हैं। टीम ने यह किस्सा कभी गंभीरता से नहीं लिया। डिएगो ने तो पहले ही कह दिया था, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन चोरी से सिर्फ 5 दिन पहले शहर की रातें जैसे उन्हें कुछ बताने लगी थीं। हर आवाज, हर हवा का झोंका, हर झिलमिलाती रोशनी ऐसा लगती थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। और उसी शक्ति का एक ही संदेश था, उस कमरे को मत खोलना। पर इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, उसे चेतावनी हमेशा चुनौती लगती है। ये थी वे अजीब घटनाएं जिन्होंने श्राप के आने की आहट दे दी थी। लेकिन टीम ने इन्हें नजरअंदाज किया, क्योंकि गरीबी से लड़ने वाले इंसान को अक्सर डर की फुर्सत नहीं मिलती। वो बस कमाई देखता है, कीमत नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। कुछ चोरियां ताकत से नहीं, समय से जीती जाती हैं। और इस रात सिर्फ बैंक नहीं टूटा, किस्मत की दीवार भी दरकने लगी थी। ब्राजील के इटापासा शहर की रात उस दिन कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे चिपके हुए थे जैसे किसी ने रोशनी को पकड़कर कैद कर रखा हो। सड़कें खाली थीं, हवा भारी थी और दूर कहीं चर्च की पुरानी घंटी धीमे धीमे हिल रही थी, मानो शहर खुद भी आने वाले तूफान को महसूस कर चुका हो। टीम 5 लोग थी, डिएगो, मारिया, टोरेस, रूबेन और एडुआर्डो। लेकिन उस रात वे 5 लोग नहीं थे, वे 5 परछाइयां थे। काले मास्क, डार्क कार्बन सूट, ग्लव्स और हर कदम सोचा समझा, मानो हॉलीवुड की किसी हाई स्टेक्स हीस्ट मूवी के किरदार। उस रात की शुरुआत एक ड्रोन से हुई। एडुआर्डो ने काले ड्रोन को धीरे से हवा में उठाया और ड्रोन ने शहर के ऊपर से उड़ते हुए बैंक की परिधि का पूरा 3D मैप लाइव स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। बैंक के ऊपर 4 सीसीटीवी थे, लेकिन एडुआर्डो ने एक ही कमांड से उन सभी कैमरों को सिग्नल लूप में डाल दिया। यानी कैमरे वही फुटेज दोहराते रहेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई उनके सामने से गुजर रहा है। उसके शब्द हवा में धुएं की लहर के साथ मिश्रित हो गए। बैंक में घुसने का प्लान 4 महीने से तैयार था। सीधा अंदर घुसना नामुमकिन था। ताले पुराने थे, लेकिन सिस्टम नया था। इसलिए टीम ने सबसे अनोखा रास्ता चुना था, जमीन के नीचे से। इटापासा की मिट्टी नरम थी और शहर भर में पुरानी ड्रेनेज लाइनें थीं जो अब इस्तेमाल नहीं होती थीं। टोरेस ने उन लाइनों का पूरा ब्लूप्रिंट निकाला था और एक ऐसा रास्ता खोजा जो सीधे बैंक के निचले हिस्से तक पहुंचता था। यह रास्ता खतरनाक था, संकरी सुरंग, बदबूदार पानी और टूटे पाइप, लेकिन वही रास्ता उन्हें सील्ड रूम के सबसे करीब ले जाता था। सारी टीम सुरंग के मुंह पर तैयार खड़ी थी। मारिया ने आखिरी बार अपने मास्क को ठीक किया।
रूबेन ने अपनी हाइड्रोलिक कटर चेक की, टोरेस ने टूल बॉक्स बांधा और एडुआर्डो ने ड्रोन को बैंक की छत पर उतार दिया। डिएगो सबसे आगे था, जैसे कोई कप्तान अपनी आखिरी लड़ाई के लिए उतरा हो। सुरंग में उतरते ही एक तेज बदबू हवा में घुस गई। ऊपर से पानी टपक रहा था, टक टक टक, जैसे कोई नामालूम ताल बजा रहा हो। फ्लैशलाइट की पीली रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा भारी और चिपचिपी थी, लेकिन कोई भी रुका नहीं। उनके कदमों की आवाज और तेज सांसें सुरंग में गूंजती रहीं। करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद टीम उस जगह पहुंची जहां मिट्टी के पीछे बैंक की कंक्रीट की दीवार होने वाली थी। टोरेस ने लैपटॉप निकाला और दीवार की मोटाई स्कैन की। ठीक वही है जो सोचा था, 5 इंच कंक्रीट। आज तक किसी ने इस रास्ते को इस्तेमाल करने की कल्पना तक नहीं की होगी। रूबेन ने कट्टर उठाया। उसने दीवार के किनारों पर धीमी सी आग की लाइन चलानी शुरू की। एक पतली सी चिंगारी, फिर हल्का धुआं। दीवार गर्म होकर लाल होने लगी। लगभग 6 मिनट बाद एक मुलायम क्रैक की आवाज आई। टोरेस ने दोनों हाथों से दीवार को धक्का दिया और वह पूरा गोल टुकड़ा अंदर गिर पड़ा। एक छोटा सा अंधेरा कमरा सामने था। यहीं से बैंक के सबसे पुराने तहखाने की शुरुआत होती है। डिएगो ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके अंदर कुछ अजीब बेचैनी उठी। उसे लगा कहीं दूर से कोई उसे देख रहा है, लेकिन इस समय उसका काम था डर नहीं। उसने इशारा किया और टीम अंदर घुस गई। कमरे में हल्की सी नमी थी और हवा में एक ठंडक जो सामान्य नहीं लगती थी। तुम लोगों को महसूस हुआ यहां हवा अलग है। कोई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सभी जानते थे कि वह सही कह रहा है। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, पुराने बैंक के नीचे वाला मेन हॉल, जिससे होकर उन्हें सील्ड रूम तक पहुंचना था। डिएगो ने अपने बैग से कार्बन मास्क यूनिट निकाली और दीवार पर लगाई। मशीन ने दीवार की सतह स्कैन की और डिएगो को बताया कि ऊपर फुटस्टेप्स की आवाज है। गार्ड घूम रहे थे। लेकिन एडुआर्डो ने पहले ही बैंक की सुरक्षा को एक अल्ट्रा लो बैंडविड्थ जैमर में फंसा रखा था। सिग्नल जाने का मतलब सिर्फ यही था कि गार्ड्स को लगेगा सब नॉर्मल है। 2 मिनट की गिनती के बाद डिएगो ने टीम को ऊपर चढ़ने का संकेत दिया। वे धीरे धीरे पुराने स्टोरेज एरिया में पहुंचे, जहां पुराने बैंक दस्तावेज, कबाड़, टूटी अलमारियां और धूल भरी फाइलें रखी थीं। यहां हवा और भी ठंडी थी। अचानक रूबेन रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसने देखा कि वहां हाथ जैसा एक निशान बना हुआ है, पुराना, काला और जैसे किसी ने बहुत दर्द से उंगलियां दीवार पर दबाई हों। यहां ध्यान काम पर दो, डर फैलाने मत शुरू करो। टीम अब बैंक के अंदर थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था, सील्ड रूम तक पहुंचना। टोरेस ने पुराने वॉल्ट की तरफ बढ़कर ताला चेक किया और उसकी आंखें फैल गईं। यह वही लॉक है, 1970 मॉडल। इसे बंद करने का मतलब था इसे दोबारा कभी नहीं खोलना। रूबेन ने भारी कट्टर लगाया, लेकिन जैसे ही ब्लेड लॉक को छुआ, एक अजीब सी आवाज आई, कहीं दूर से किसी की फुसफुसाहट, पर इतनी धीमी कि मानो वह हवा नहीं, दीवारों से निकल रही हो। टीम रुक गई, सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। फोकस, यह सब मानसिक प्रेशर है, काम करो। 3 मिनट बाद वॉल्ट क्लिक हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका निकला, ऐसा झोंका जो किसी बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था। और फिर उस वॉल्ट के अंदर कुछ अजीब सा रखा था, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। और ठीक सामने
एक संकरी सी सीढ़ी नीचे जाती दिखी, अंधेरे में खोई हुई। यह वही रास्ता था जो सीधा सील्ड रूम तक जाता था। सीढ़ियों से उतरते हुए हर स्टेप एक कहानी कह रहा था। चरमराहट, अजीब गूंज और हवा में एक भारीपन जो उनके कंधों पर लटक गया था। अंत में टीम नीचे पहुंची, जहां बड़ा पत्थर वाला दरवाजा था। दरवाजा उम्र से काला हो चुका था और उस पर वही रहस्यमयी निशान बना था जिसे उन्होंने कई दिनों से देखा था। एक बार खुल गया तो वापस नहीं बंद होगा। हम कभी वापस लौटने आए भी नहीं हैं। टीम ने मिलकर भारी पत्थर दरवाजा धकेला और वह अंदर खुल गया। एक ठंडी, भयानक, दबावदार हवा अंदर से बाहर आई, मानो किसी ने सैकड़ों सालों से रोकी हुई सांस छोड़ दी हो। और उस हवा में एक बदबू, सड़ी लकड़ी, गीली मिट्टी और मौत की। यह था परफेक्ट ब्रेक इन। इतना स्मार्ट, इतना सटीक, इतना खामोश कि खुद बैंक को भी पता नहीं चला कि वह टूट चुका है। लेकिन टीम ने उस रात सिर्फ बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ी थी, उन्होंने उस कमरे की नींद भी तोड़ दी थी जिसे 50 साल पहले इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि अंदर कुछ ऐसा था जिसे बाहर नहीं आना चाहिए था। और उस रात वह जाग चुका था। जिस चीज को इतिहास ने दफन कर दिया हो, उसे छूना कभी इंसान के बस में नहीं होता। कुछ खजाने मिलते नहीं, बल्कि अपने चुने हुए लोगों को निगल लेते हैं। सील्ड रूम का दरवाजा खुलते ही जैसे ठंडी मौत ने अपना हाथ पांचों चोरों की गर्दनों पर रख दिया हो। हवा भारी थी, अंधेरा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया का उजाला इस कमरे के बाहर रह गया हो। उनके टॉर्च की रोशनी दीवारों से टकराकर लौट रही थी, लेकिन दीवारें भी जैसे रोशनी को निगल रही थीं। ऐसा सन्नाटा था कि अगर कोई सुई गिरा दे तो दिल की धड़कन उसे भी दबा दे। वे पांचों धीरे धीरे कमरे में कदम रखते गए। उनका प्लान साफ था, लॉकर रूम में छुपी कैश की बैग्स लेना, गोल्ड बिस्किट्स निकालना और 20 मिनट में वापस उसी सुरंग से भाग निकलना। लेकिन उनकी नजर एक चीज पर जाकर ठिठक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, काले रंग का, किनारे पर दरारें और ऊपर जली हुई लकड़ी पर उकेरी हुई लगभग भूली बिसरी आकृतियां। ऐसा लगता था कि यह बक्सा सदियों पुराना हो, फिर भी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हो। डिएगो आगे बढ़ा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगी। यहां यह क्या कर रहा है? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस कमरे में पता नहीं क्या था, लेकिन यह पक्का था कि कुछ था। टॉर्च की रोशनी जब बक्से पर पड़ी तो एक बात साफ दिखी। उस पर वही 3 निशान वाला सिंबल उकेरा हुआ था जो पिछले कुछ दिनों से उनके पीछे पड़ा था। वही निशान मारिया के फर्श पर, टोरेस की मशीन के धुएं में और एडवार्डो के शीशे पर नजर आया था। हम यहां पैसे के लिए आए थे, यह चीज यहां पहले से क्यों थी? लेकिन जवाब हवा में ही खो गया, क्योंकि अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांसें धुएं की तरह बाहर आने लगीं। टोरेस ने बक्से के चारों ओर घूमकर जांच की, कोई लॉक नहीं, कोई सील नहीं। लेकिन फिर भी बक्से से एक अजीब शक्ति निकल रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य हाथ द्वारा पकड़ कर रखा गया हो। इसे हम छोड़ नहीं सकते, यह शायद बहुत कीमती है। 1970 की फाइल में इसका जिक्र नहीं था, इसका मतलब इसे छिपाया गया था किसी वजह से। कभी कभी जो छिपा होता है वह खजाना नहीं कर सब रुक गए। लेकिन इंसान का मन अजीब है, डर से भी ज्यादा ताकत, लालच और जिज्ञासा की होती है, और यही कमजोरी डिएगो की सबसे बड़ी गलतफहमी थी।
रूबेन ने ताकत लगाकर बक्सा उठाने की कोशिश की, लेकिन बक्सा असामान्य रूप से भारी था, जैसे इसके अंदर कोई चीज नहीं बल्कि किसी की आत्मा बंधी हो। चारों ने मिलकर उसे उठाया और तभी एक ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में घूम गया, जैसे किसी ने गुस्से में सांस छोड़ी हो। डिएगो ने बक्सा बैंक की एक टेबल पर रखा। हम इसे खोलते हैं। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया कि पसीना शरीर से ज्यादा आत्मा से निकलता महसूस हो रहा था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और हवा में एक गहरी घुटन फैल रही थी। अचानक बक्सा अपने आप हिल गया, हल्का सा, बस इतना कि सबके दिल की धड़कनें रुक जाएं। डिएगो, ये मत खोलो, कुछ तो गलत है। लेकिन डिएगो ने उसकी आवाज को पीछे छोड़कर बक्से पर हाथ रख दिया। उसी पल कमरे की लाइट्स 2 बार झपकी और दीवारों पर हल्का कंपन हुआ, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। और फिर डिएगो ने बक्सा खोल दिया। अंदर एक पत्थर की मूर्ति पड़ी थी, काली, चमकीली और बिल्कुल मानवीय आकृति जैसी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, 2 छोटे, गहरे, खाली गड्ढे जो टॉर्च की रोशनी को ऐसे प्रतिबिंबित कर रहे थे जैसे मुर्दे की खुली आंखें। मूर्ति के नीचे एक पुरानी फटी धूल भरी नोटबुक रखी थी, पन्ने पीले, किनारे जले हुए और उस पर भी वही 3 निशान वाला चिन्ह बना था। एडुआर्डो ने नोटबुक उठाई। पन्ना पलटते ही उस पर कई अजीब भाषाओं में लिखा था, कुछ लैटिन जैसा, कुछ पुराने ब्राजीलियाई जनजातीय लिपि जैसा। पहला पन्ना खुला, उस पर लिखा था, जिन्हें यह मिले समझ लें कि यह उनका भाग्य नहीं, उनकी सजा है। इसे जहां है वहीं रहने दो। जो इसे उठाएगा वो कभी अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाएगा। मारिया की सांस सुन्न हो गई। ये क्या है? किसी तरह का श्राप? ये मूर्ति, ये बक्सा, ये सब 1970 वाली घटना से जुड़ा है। फाइल में यह हिस्सा गायब था। इस कमरे को इसलिए सील किया गया था क्योंकि इस मूर्ति की वजह से 4 लोग पागल हो गए थे और 3 मर गए थे। और आखिरी आदमी ने कहा था कि मूर्ति जिंदा है। रूबेन ने कांपते हुए मूर्ति की तरफ देखा और उसे लगा कि मूर्ति के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया है। शायद डर था, शायद चेतावनी थी, या शायद वह खुशी थी 50 साल बाद आजाद होने की। कमरे की हवा और तेज होने लगी। टॉर्च की रोशनी बुझ-बुझ कर जलने लगी। दीवार पर पड़ी छायाएं लंबी होती जा रही थीं, जैसे कमरे की हर चीज किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाच रही हो। डिएगो ने मूर्ति को छू लिया। उसी पल जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर जकड़ लिया हो। उसका शरीर 1 सेकंड को झटका खा गया। उसने हाथ पीछे खींचा, पर देर हो चुकी थी। उसकी उंगलियों पर काला निशान उभर आया था, वही 3 निशान वाला चिन्ह, और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उतर आया। ये बक्सा शापित है, इसे बंद करो, इसे वापस रख दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के कोने से एक आवाज आई, गहरी, भारी, खुरदरी, जैसे लंबे समय से बंद कोई आत्मा हंस रही हो। टीम सुन्न हो गई, कोई बोल नहीं पाया। कमरे की हवा घूमने लगी, जैसे तूफान कमरे के अंदर उठ रहा हो। वह बक्सा, वह मूर्ति, वह नोटबुक, ये सब खजाना नहीं थे, ये श्राप का जन्म स्थान थे। उन्हें ले जाना सिर्फ चोरी नहीं था, यह उस शक्ति को आजाद करना था जिसे दशकों पहले दफन कर दिया गया था। उस रात चोरों को कुछ नहीं पता था, लेकिन किसी अदृश्य अंधेरे ने उनकी गर्दनों पर शिकंजा कस दिया था। एक एक करके किसका नंबर पहले आएगा, बस यही खेल शुरू हो चुका था। और यह था उस कहानी का वो मोड़ जिसे कोई चोर आने वाली रातों में भूल नहीं पाया। एक श्राप की सबसे खतरनाक शुरुआत तब होती है जब पहला इंसान बिना आवाज, बिना निशान, बस हवा में घुल जाता है। इसके आगे की कहानी जानते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डार्क ट्रूथ्स पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, जिसे नई वीडियो आती है वह आपको सबसे पहले पता चले।